क्वेश्चन आपने लिखना है सबसे पहले। लिखो व्हाट इज the origin of what is the origin of centripetal force in a magnetic field? रियान ठीक है? तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स का ओरिजिन क्या होगा? बेटा ग्रेविटेशनल फील्ड जो होता है ना, उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक फोर्स, तो जौन सा फील्ड होता है वही वाली उसमें होती है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हम कह सकते हैं कि द ओरिजिन ऑफ centripetal force in a magnetic field is the magnetic force। अब एक और क्वेश्चन लिखो। show that the radius r of a circular path in a uniform magnetic field of strength B is given as R is equal to mv over bq. Show that the radius of circular path in a magnetic field of strength B is given as R is equal to mv over bq. अब इसका मेथड क्या होगा? लेट्स सपोज ये एक मैग्नेटिक फील्ड था जो कि इनटू द प्लेन ऑफ पेपर था। प्लेन ऑफ पेपर। और कल ही हमने ये सीखा था कि जब एक चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्रीज पे एंटर होगा तो वो कौन सा पाथ फॉलो करेगा? एन आर्क ऑफ अ सर्कल। सो फॉर एग्जांपल, if we have a negative charge, electron or any negative charge, and its motion is like this, तो मोहम्मद यान इसका पाथ क्या बनेगा बेटा? सर इसका बनेगा ये डाउनवर्ड। यार सब पाथ बनेगा, कौन सी तुम कोई रॉकेट साइंस बताने लगे? ऊपर लिखा होगा हाँ डाउनवर्ड सर्कुलर पाथ, तो तुम कहो डाउनवर्ड्स, लेकिन सर्कुलर पाथ तुम जल्दी से कह दो ना। तो इसका बनेगा सर्कुलर पाथ। क्यों? ये नेगेटिव चार्ज है। अच्छा, इसका करंट, वो सारी कहानी वो हम कल देख चुके हैं। तो सरमद ये तो हम कल कर चुके हैं ना, क्या ख्याल है जी? बिल्कुल सर। इसका बेसिक आइडिया तो कल कर चुके हैं। बिल्कुल सर, कर चुके हैं। बात है अब इसका जो मोशन है, फर्ज करें इसकी जो स्पीड है, अब इसकी स्पीड को v कहते हैं। बिल्कुल सर। तो रियान ये बताओ, अगर स्पीड v से आएगा तो निकलेगा किस स्पीड से बेटा? उसी से सर। हाँ, जिस स्पीड से आएगा स्पीड पे तो फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क नहीं पड़ेगा। तो जिस स्पीड से आएगा उसी स्पीड से निकलेगा। ठीक। और जब होता है सर्कुलर पाथ गई और उसकी फाइनल स्पीड भी क्या हो जाएगी? v हो जाएगी।
तो निकलेगा भी स्पीड v के साथ। तो जिस स्पीड के साथ आएगा उसी स्पीड के साथ निकलेगा। लेकिन जब भी सर्कुलर पाथ होता है उसमें सेंटर के टुवर्ड्स एक फोर्स चाहिए होती है जिसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अब फॉर एग्जांपल अगर हम इसका सेंटर मार्क करते हैं, याद है मैंने कल कैसे मार्क किया था, ये वाला फोर्स, ठीक है। फिर अगर हम 90 बनाते हैं, समझ आ रही है बात, अगर हम 90 पे बनाएंगे एक और लाइन, ये एंगल भी 90, ये एंगल भी 90, ये हो गया सेंटर। हाँ जी, सुभान सही मार्क किया मैंने सेंटर, बिल्कुल सर, मेथड समझ आ गया ना। बिल्कुल सर। अब जहरी सी बात है, जो इस पे मैग्नेटिक फोर्स होगी हर जगह पे, वो किस तरफ डायरेक्टेड होगी, वो टुवर्ड्स द सेंटर डायरेक्टेड होगी। ये इस पे हो गई मैग्नेटिक फोर्स, ये इस पे हो गई मैग्नेटिक फोर्स। अब दो चीजें, किसी भी सर्कुलर पाथ के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स नीडेड। तो हम लिखेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स नीडेड, सेंट्रीपिटल फोर्स नीडेड। और नीडेड सेंट्रीपिटल फोर्स का जो हमने फॉर्मूला सीखा है वो हमने सर्कुलर मोशन में सीखा था, वो था mv² ओवर r। सो दिस इज द नीडेड सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है सरमद। और सरमद मेरा मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला बताओ यार। सरमद मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला बताओ जल्दी से। मैग्नेटिक फोर्स इज, अगर मैग्नेटिक का स्ट्रेंथ है B और एंगल कितना है जी इसका 90 पे एंटर हो रहा है, तो हमने मैग्नेटिक फोर्स का एक ही फार्मूला सीखा है, वो है कैपिटल B इंटू Q इंटू V इंटू साइन ऑफ, क्योंकि एंगल 90 डिग्रीज है तो साइन ऑफ 90। अच्छा, इस फार्मूले में जो हमने सिंबल्स यूज किए हैं वो सारे हम एक्सप्लेन कर देते हैं। M क्या है, mass ऑफ द पार्टिकल। M जो हमने लिखा हुआ है वो है जी mass ऑफ द पार्टिकल। अच्छा, V किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रियान बताओ V किसको रिप्रेजेंट कर रहा है जल्दी से। स्पीड। V रिप्रेजेंट कर रहा है जी इनिशियल स्पीड, फाइनल स्पीड, स्पीड इन बिटवीन। क्योंकि स्पीड चेंज नहीं हो रही तो V किसी भी जगह पे स्पीड ही है, स्पीड ऑफ द पार्टिकल। स्पीड ऑफ द पार्टिकल जो है उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, V से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, V हो गया स्पीड ऑफ द पार्टिकल। R क्या हो गया बेरियान, R इज द रेडियस ऑफ द पाथ। बेटा R हो गया रेडियस ऑफ द पाथ। अच्छा, उसके बाद स्मॉलर क्यू क्या हो जाएगा बच्चों, स्मॉलर क्यू हो जाएगा चार्ज ऑन द पार्टिकल। अच्छा, अब होगा क्या, लिखो नीडेड सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू, उसका जो ओरिजिन है वो मैग्नेटिक फोर्स है, तो हम लिखेंगे नीडेड सेंट्रीपिटल फोर्स किसी भी सर्कुलर पाथ के लिए, वी नीड अ सेंट्रीपिटल फोर्स, तो विल से नीडेड सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू द मैग्नेटिक फोर्स। हाँ भाई रियान, क्लियर या कोई कंफ्यूजन है? ठीक है सर। अब अगर हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं तो ये फिर बन जाएगा नीडेड सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mv² ओवर r, और मैग्नेटिक फोर्स जो है वो बन जाएगा B इंटू स्मॉलर क्यू इंटू V इंटू साइन ऑफ 90 डिग्रीज। तो बेटा अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं फार्मूला को और R को सब्जेक्ट बनाते हैं, असल में हमने डिफाइन करना है कि सर्कुलर पाथ का रेडियस कितना बड़ा होगा, तो उसके लिए हमें R को बनाना पड़ेगा सब्जेक्ट। अगर हम R को सब्जेक्ट बनाएंगे क्या बन जाएगा, mv² ओवर स्मॉलर r इज इक्वल टू B टाइम्स स्मॉलर q टाइम्स V टाइम्स साइन ऑफ 91 हो जाएगा। R को बनाते हैं सब्जेक्ट, तो इधर से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा mv² ओवर BQV। सो सरमद, डू यू थिंक एक V से कैंसिल हो जाएगा, यस और नो? सरमद, 1V विल बी जी कैंसिल, सर हो जाएगा। ठीक है। जी हमने आपको को होस्ट अभी नहीं बनाया हुआ, जो कि आपने कहना था कि बना दें। अच्छा, अब जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा R इज इक्वल टू mv ओवर BQ। तो रेडियस पाथ जो है वो इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है।
अब इसकी दो चीजें हमने देखनी है, डिपेंडेंसी और न्यूमेरिकल्स। अब पहली बात यह है कि जब आपसे कहेंगे ना कि जो सर्कुलर पाथ है वो शार्प रेडियस पे गया है, शार्प पाथ पे गया है, तो हम इसको दो चीजें लिखेंगे, वो ये कि शार्प डेविएशन का क्या मतलब होगा। कभी कभी वो कहेगा शार्प डेविएशन, कभी कभी कहेगा मोल डिफ्लेक्शन। होगा डिफ्लेक्शन ऑन द बिगर पाथ और स्मॉलर पाथ। फर्स्ट में वो कहता है मोल डिफ्लेक्शन, तो एग्जाम में वो वर्ड यूज करेगा, वो कहेगा शार्प डेविएशन, शार्प डिफ्लेक्शन, मोल डिफ्लेक्शन। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि शार्प डिफ्लेक्शन का मतलब क्या है और लेस शार्प डिफ्लेक्शन का मतलब क्या है। बेटा अगर एक चार्ज पार्टिकल ये इस पाथ पे जा रहा है तो पॉसिबल जो पाथ्स हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज दिस इज द पाथ। ओहो कितना घटिया पाथ मैं बना रहा हूं, ये वाला पाथ, ये वाला पाथ, ये वाला पाथ। तो भाई सरमद इनमें से बताओ सबसे शार्प पाथ कौन सा है, 1 2 या 3? 1 सर। 1। तो इसका मतलब है जितना छोटा रेडियस होगा उतना शार्प डिफ्लेक्शन होगी। सो हम इसको कहेंगे मैक्सिमम, इसको कहेंगे मिनिमम डिफ्लेक्शन। रियान समझिए ये बात, यस सर। मिनिमम डिफ्लेक्शन। सो हम इसको अब अगर वर्ड्स में लिखें तो हम ये कहेंगे कि इफ deflection is on a path, if deflection is on a path of smaller radius, then it is called sharp or more deflection। रियान क्लियर या कोई कंफ्यूजन है? ठीक है सर। रेडियस छोटा होता है ना, जब रेडियस छोटा होता है उसको हम कहते हैं शार्प, रेडियस बड़ा हो तो उसको हम कहेंगे लेस शार्प डिफ्लेक्शन और डेविएशन। ये होगी डिफ्लेक्शन ऑन ऑफ लॉन्गर रेडियस। सरमद कोई कंफ्यूजन है या क्लियर यहां तक? सर हाँ जी बेटा बताओ। ये क्लियर है शार्प, सर। आप इसको शार्प क्यों लिख रहे हैं? लेस शार्प डेविएशन ही है ना, तो ये बहुत कम बैंड हो रही है। यार तुम इसको याद रख लो ना, बात सुनो। बड़ा रेडियस होता है ना, बड़ा रेडियस उसको कहते हैं कम, छोटा रेडियस होता है उसको कहते हैं, यार इसको लिखते हैं, इसको भी शार्प है, लेस शार्प लिखते हैं, ठीक है। ठीक है। यार तुम इसको यूं याद रख लो ना, कम रिफ्लेक्शन ज्यादा रिफ्लेक्शन, इस तरह याद रह जाएगा। यस सर। बस तुम्हें समझ होनी चाहिए कि रेडियस के हिसाब से कम रिफ्लेक्शन और ज्यादा रिफ्लेक्शन का क्या मतलब है। माइक बांध रखो। अच्छा अब बच्चों एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल लिखो, a sodium nucleus with numbers Na 1123 enters a magnetic field। सर एक क्वेश्चन था जी बेटा। सर, फिजन फ्यूजन हमारे सिलेबस में है A2 के? बिल्कुल है। तो सर हमने पढ़ा नहीं था न्यूक्लियर में। पढ़ा था।
अच्छा, पढ़ा। सोडियम न्यूक्लियस 1123 पढ़ा भी था, और जो आपको नोट्स दिए उसमें भी है। आपने नोट्स पढ़े? तो वो तो एस में था। A2 में भी है। A2 में हमने क्लास में भी किया था और नोट्स में भी है। मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन फिशन फ्यूजन का जो कॉन्सेप्ट है ना वो इस तरह से है कि वो जो आपको आयरन वाला मैंने कर्व बना बताया था उसके हिसाब से सवाल पूछेंगे। अगर तुम्हें याद हो तो मैंने वो जो आयरन वाला कर्व था उसके इस तरफ रिएक्शन लेके के फिशन फ्यूजन बड़ी डिटेल में समझाया था। आई थिंक यू सर, और मिस्ड दैट क्लासेस। अल्फा बीटा वगैरह। बेटा बात सुनो, अभी मुझे मैग्नेटिज्म पढ़ाने दो। यहाँ ये फोन पे बातें किया करो। था। सोडियम न्यूक्लियस एंटर्स, बेटा अभी मैग्नेटिज्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर, इससे रिलेटेड सवाल पूछो ना अभी। enters a magnetic field perpendicular to the field with a speed of 2 into 10 power 4 meter per second. Question का first part, find the mass and the charge of sodium nucleus. अच्छा, मोस्टली जो बच्चे हैं ना उनको क्वेश्चन आता भी हो तो वो क्वेश्चन गलत कर देते हैं बिकॉज ऑफ दिस रीजन। उनको ये समझ नहीं आती कि मैस क्या होगा और चार्ज क्या होगा। रियान क्वेश्चन लिख लिया? फाइंड द मैस एंड चार्ज ऑफ सोडियम न्यूक्लियस। तो मोस्टली जो बच्चे ना उनको सवाल आता भी हो तो वो प्रॉब्लम ये कर जाते हैं, उनको मैस और चार्ज की समझ ही नहीं आती। तो अब आपने जो बात देखनी है वो ये है कि इसके लिए ना एक तो आपको चाहिए एलिमेंट्री चार्ज। आपके एग्जाम में एलिमेंट्री चार्ज की मान होता है। सुभान, एलिमेंट्री चार्ज जो है उसको किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? सी से। ना यार, ई से। ऐसे हाँ तो ना करो। हाँ हाँ, वही। 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम्स। अच्छा, फिर दूसरी चीज जो आपको चाहिए वो होती है यूनिफाइड मैस यूनिट, उसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू के साथ, और वो होता है जी 1.66 इंटू 10 पावर और ये हो गया यूनिफाइड मैस यूनिट। सुभान, क्लियर? बिल्कुल सर। अच्छा, अब सोडियम न्यूक्लियस का चार्ज क्या होगा और मैस क्या होगा? बेटा कोई भी जो न्यूक्लियस होता है ना उसका जो नीचे वाला नंबर है वो चार्ज होता है और जो ऊपर वाला नंबर है वो मैस होता है। जैसे सोडियम न्यूक्लियस है, उसका नीचे वाला नंबर 11 क्या होगा? उसका चार्ज। और उसका जो ऊपर वाला नंबर है 23 वो उसका क्या होगा? मैस। लेकिन यूनिट जो होता है वो होता है एलिमेंट्री चार्ज। लिखते हैं चार्ज, सोडियम न्यूक्लियस का चार्ज और मैस लिखते हैं, तो वो तो पहली चीज है जिसकी हमें समझ होनी चाहिए। तो चार्ज ऑफ सोडियम न्यूक्लियस, तो पहले चार्ज की बात करेंगे। चार्ज ऑन सोडियम न्यूक्लियस विल बी इक्वल टू positive 11 times elementary charge, and it will become positive 11 times 1.6 into 10 power -19 coulombs. So what is the answer? 1.76 into 10 to the One- power -18. -18? Yes, sir. Okay, and it will be in coulombs. अच्छा, अब mass की बात करते हैं। Mass of sodium nucleus will be equal to 23 times unified mass unit, that will be 23 times 1.66 into 10 power -27 kg. So Sarmad beta, what is the answer? 3.82 3.82 into 10 to the power -26. -26 kg। ये हो गया सोडियम का मैस और वो हो गया सोडियम का चार्ज। अब इस क्वेश्चन का लिखो सेकंड पार्ट, फाइंड
the radius of deflected path of Na 1123 nucleus in magnetic field. सरमद बेटा कोई कंफ्यूजन है या समझ आ गई? हो जाएगा सर। तो इसके लिए बस फार्मूला ही लगाना है ना। क्या फार्मूला लगेगा सरमद बेटा? R इज इक्वल टू, बताओ। mv over bq। R इज इक्वल टू mv और bq। अब इसमें हम पुट करते हैं वैल्यूज। बेटा मैस किसका पुट करेंगे? सोडियम न्यूक्लियस का। दैट इज 23 पावर माइनस 27। बेटा स्पीड क्या है उसकी? 2 इंटू 10 पावर 4। अच्छा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ? Magnetic field strength is Sarmad, what is the value of magnetic field strength? Is it given or it's not given? सर नहीं है given। I should have given। अब लिख लो। B is equal to 5 millitesla। It should have been given, but if it's not given तो अभी लिख लो। तो बेटा B की जगह पुट करेंगे 5 into 10 power -3, और आखिर में जो है इसकी जो चार्ज है सोडियम की वो आ जाएगी 11 टाइम्स 1.6 इंटू 10 पावर -19, और ये हो गया कूलम्स। सरमद आप मुझे इसका आंसर बता सकते हैं? आर का कितना आ गया? सरमद आर का आंसर बताओ यार प्लीज। एनीवन आर का आंसर? हाँ भाई रियान, तुम ही एक काम के बंदे हो, बताओ आर का क्या आंसर आया? रियान यूजफुल बंदे मैं बताओ। नोट कर रहा हूँ सर। 0.086। 0.08 मीटर। आखिर में कुमैल ही काम आया। 0.08 मीटर। थैंक यू कुमैल। अच्छा बच्चों यहां तक हो गया। अब इसके बाद आगे मूव करते हैं। अब कभी कभी ना कंपैरिजन का क्वेश्चन आता है, एंड यू शुड बी एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। So sometimes you'll get questions about comparison instead of calculation. So next question will be about comparison. कभी कभी ऐसा होगा कि कैलकुलेशन की जगह ना क्वेश्चन आ जाएगा कंपैरिजन का। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लिखें कि हीलियम न्यूक्लियस। रियान, मैं हीलियम न्यूक्लियस को अल्फा पार्टिकल कह सकता हूं? यस सर। हीलियम न्यूक्लियस देयर इज alpha particle, a helium nucleus, that is the alpha particle enters a region of magnetic field of strength B with a speed V and deflects on a circular path of radius r। ठीक है रियान, लिख लिया? A helium nucleus enters a region of magnetic field of strength B with a speed V and deflects on a circular path of radius r। अगली बात, enters a magnetic field of strength 2B with speed
V/2 perpendicularly, what will be the radius of circular path? What will be the radius of circular path what will be the radius of circular path on which what will be the radius of circular path in terms of r? In terms of r, on which sodium nucleus, on which sodium proton, on which proton will be deflected. सरमद क्वेश्चन कॉपी कर लिया? सरमद क्वेश्चन कॉपी? अच्छा, अब ये जो सवाल है ना, ये है टोटली सवाल रेशो मेथड का। अब बात सीधी है, सबसे पहले हमें फॉर्मूला लिखना चाहिए आर का, उसके बाद फिर देखना चाहिए कि सिचुएशन है क्या। तो सबसे पहले तो हम जनरल फॉर्मूला आर का लिखेंगे ना, तो आर इज इक्वल टू mv ओवर bq। कुमैल, आपको रेशो बनाना आते हैं? मैं ऊपर कर देता हूं प्रोटॉन और नीचे में कर देता हूं अल्फा पार्टिकल। ये इस तरह से रेशो बनाना आते हैं किसी फार्मूले से? बेटा इसका मेथड होता है, ये समझनी है बात। जब आपके फार्मूले का सब्जेक्ट होगा, हाँ कुमैल बताओ। नहीं सर, आप बताएं। मेरी बात सुनो, जो न्यूमरेटर होता है ना, मैं आपको एक चीज बताता हूँ जो आप सीख लो। जैसे आपके पास है फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू BC ओवर DE। आपको कहते हैं इसके रेशो बनाओ, तो आप लिखेंगे A1 ओवर A2। राइट साइड पे आप लिखेंगे B1 ओवर B2। फिर आप लिखेंगे C1 मल्टीप्लाई करते जाएंगे ओवर C2। फिर आप लिखेंगे D2 ओवर D1। फिर आप लिखेंगे E2 ओवर E1। कुमैल कुछ आइए समझ? जी सर, समझ आइए। न्यूमरेटर का सीधा रेशो डिनोमिनेटर का उल्टा। बेहतरीन सर। ठीक है ईमान बेटा, क्लियर? तो न्यूमरेटर का होगा सीधा रेशो और डिनोमिनेटर का होगा उल्टा रेशो। अब अगर हम देखते हैं रेडियस ऑफ प्रोटॉन ओवर रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो ये बन जाएगा इधर से mass of proton over mass of alpha particle into speed of proton over speed of alpha particle into magnetic field strength on proton over magnetic field strength। ये मैंने उल्टा करना है, B वाले का उल्टा करना है। B वाला जो है वो क्योंकि डिनोमिनेटर में है ना, तो B अल्फा का ऊपर और B प्रोटॉन का नीचे, और चार्ज अल्फा का ऊपर और चार्ज प्रोटॉन का नीचे। इफ्रा बेटा आपको समझ आ गई इसकी? जी सर। नजर तुम्हें समझ आ गई? अच्छा, आई थिंक नजर है ही नहीं। चलें जी, अब वैल्यूज पुट करते हैं। रेडियस ऑफ प्रोटॉन फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल। अब बात यह है कि प्रॉपर्टीज भी तो पता होनी चाहिए ना। प्रोटॉन का मास कितना होता है? प्रोटॉन का मास होता है 1 म्यू। और प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है? प्रोटॉन का चार्ज होता है 1 टाइम्स एलिमेंट्री चार्ज। अच्छा, अल्फा पार्टिकल का मास कितना होता है? 4 टाइम्स यूनिफाइड मास यूनिट। क्यों? अल्फा के नंबर्स होते हैं, नीचे 2 होता है और ऊपर 4 होता है, ठीक है? उस हिसाब से इसका मास होता है 4 म्यू। और अल्फा का जो चार्ज होता है वो होता है 2 टाइम्स एलिमेंट्री चार्ज। कुमैल क्लियर यहां तक? जी सर, क्लियर है।
अब ये सारी वैल्यूज उठा के ऊपर पुट करेंगे, रेडियस ऑफ प्रोटॉन ओवर रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल। जो प्रॉपर्टीज गिवन है वो अल्फा पार्टिकल की हैं। प्रोटॉन का फाइंड करना है, अल्फा पार्टिकल का आर है। राइट साइड पे प्रोटॉन का मास 1 म्यू, अल्फा पार्टिकल का मास 4 म्यू। पहली बात पुट कर दी। अच्छा, उसके बाद स्पीड प्रोटॉन की कितना है, अल्फा पार्टिकल की कितना है। प्रोटॉन की स्पीड है v/2 और अल्फा पार्टिकल की स्पीड है v। को मैं समझ आ रही है वैल्यूज? जी सर। अल्फा पार्टिकल जिस फील्ड से गुजरा था वो b था और प्रोटॉन को जिससे गुजारा है वो 2b है। अच्छा, चार्ज अल्फा पार्टिकल का है 2 टाइम्स एलिमेंट्री चार्ज और प्रोटॉन का है 1 टाइम्स एलिमेंट्री चार्ज। तो ये हो जाएगा रेडियस ऑफ प्रोटॉन ओवर r इज इक्वल टू 1/4 अगेन इंटू 1/2 अगेन इंटू 1/2 अगेन इंटू 2/1। कुमैल आइए समझ। जी सर। ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा, नंबर रह गए। अच्छा, अब ये हो जाएगा, ये 2 इस 2 से कट गया, 1/8 हो जाएगा। तो रेडियस ऑफ प्रोटॉन इज 1/8 टाइम्स r। कुमैल यस और नो? यस सर। ठीक है बच्चों, यहां तक कर लिया? सरमद डन? डन सर। ठीक सर है एक मिनट रुके। बेटा, रुक गया हूं ना, कहाँ भाग रहा हूं। अच्छा, अब जो बात है वो ये है कि कभी कभी एग्जामिनर कहेगा कि आप एक टेबल फिल करके दें, और वो टेबल फिल करना आपको आना चाहिए। उस टेबल की पहले तो हम सिचुएशन लिखते हैं ना। फॉर a charged particle entering perpendicular to the magnetic field, ये हेडिंग है। For a charged particle entering perpendicular to the magnetic field, सबसे पहला कॉलम होगा आपका चेंज का, उसके बाद चेंज का इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट ऑन मैग्नेटिक फोर्स, और उस चेंज का इफेक्ट क्या होगा इफेक्ट ऑन radius of circular effect on the radius of circular path of deflection, यानी कि इफेक्ट ऑन आर आसान जुबान में। कुमैल कॉपी हो गया? जी सर हो गया। ठीक है, अब देखें। अब अगर हम बात करें तो कुछ चेंजेस हम करते हैं और ओवरऑल उसका इफेक्ट देखेंगे। एफ मैग्नेटिक पे क्या इफेक्ट है और रेडियस ऑफ जो पाथ है उस पे क्या इफेक्ट है। तो चेंज की पहली चेंज लिखो, पहली चेंज नंबर 1, आपने क्यू को डबल कर दिया, बाकी सब कुछ सेम है, सिर्फ एक चीज चेंज करनी है, क्यू डबल। नंबर 2, अच्छा ये बात याद रहे, इसके अलावा सब सेम, ठीक है कुमैल? ठीक है सर। सिर्फ जो चीज चेंज कर रहे हैं वही चेंज हो रही है, उसके अलावा कुछ चेंज नहीं हो रहा। नंबर 3, वी डबल्ड। अच्छा, उसके बाद नंबर 4, बी डबल। अच्छा, इस बेहतर तरीका पता है क्या है, इसका फॉर्मूला लिख दो, बी क्यू वी, और एंगल 90 है तो वो मैटर नहीं करेगा। और आर का फॉर्मूला क्या है बच्चों, एम वी और बी क्यू। कुमैल बताते जाओ, क्यू को डबल करने से एफ पे क्या इफेक्ट होगा, डबल हो जाएगी सर। और रेडियस पे क्या इफेक्ट होगा,
हाफ हो जाएगा। अच्छा, m को डबल करने से फोर्स पे क्या इफेक्ट होगा? कोई इफेक्ट नहीं होगा। वेरी गुड। यानी कि अगर चार्ज सेम हो तो हैवी पार्टिकल और लाइट पार्टिकल पे फोर्स क्या होगी? सेम होगी। और बेटा रेडियस पे क्या इफेक्ट होगा? वो डबल हो जाएगा। यानी कि हैवी पार्टिकल लॉन्गर पाथ पे जाएगा। इफेक्ट फोर्स क्या हो जाएगी बेटा? डबल। और रेडियस क्या हो जाएगा? वो भी डबल हो जाएगा। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ पे दोनों डबल हो गए। बी को डबल करने का इफेक्ट फोर्स, डबल। रेडियस। हाफ। अच्छा, अब मैं एक चीज क्लियर कर दूं, वी को डबल करने से ना मैग्नेटिक फोर्स तो हो गई थी डबल, लेकिन असल में सेंट्रीपिटल फोर्स का भी तो काम है ना बीच में। जैसे देखो, वी का जो इम्पैक्ट है वो इस पे भी जा, खैर इस चक्कर में नहीं पड़ते, फार्मूला से देख लो। कुमैल क्लियर यहाँ तक? क्लियर है सर। चलो बच्चों, यहाँ से आगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम कल कंटिन्यू करेंगे। अपना ख्याल रखो, टेक केयर, खुदा हाफिज। सर 2 मिनट रुकिए।